साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क जी की लिखी हुई कहानी ये मर्द। कहानी में यद्यपि उर्दू शब्दों की अधिकता है, इसलिए कहानी समझने में आसानी हो तो उसकी स्टोरी लाइन पहले सुनिए। ये एक ऐसे मर्द की कहानी है जो अकेले में तो अपनी पत्नी लक्ष्मी से बहुत प्यार जताता है, मगर अपनी माँ के सामने खामोश हो जाता है। उसकी माँ लक्ष्मी पर एक के बाद एक जुल्म करती जाती है। उन जुल्मों को सहते हुए एक दिन लक्ष्मी अस्पताल पहुंच जाती है। इसी कथानक पर कहानी आगे बढ़ती है। तो प्रस्तुत है उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी हुई कहानी ये मर्द। किसी किस्म के एहसास के बगैर गोविंद ने चुपचाप लक्ष्मी की चारपाई के इर्द गिर्द पर्दे लगा दिए। पर्दे जो लकड़ी के फ्रेम में सफ़ेद कपड़ा लगाकर बनाए गए थे और हस्ब एक ख्वाहिश खोले या बंद किए जा सकते थे। तब मिस सुल्ताना और बकेटी तेज तेज चलती हुई आईं और उनके बाद मतीन और संजीदा डॉक्टर साहब अपने भारी कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाते हुए पर्दों के अंदर चले गए। कुछ लम्हे तक कमरे में खामोशी छाई रही। सिर्फ छत पर लगे हुए सफ़ेद पर्दों वाले पंखे अपनी पूरी रफ्तार से घर घर करते रहे और जून की तपती दोपहर अपनी नीम व आँखों से गुनूदगी की सी हालत में चुपचाप पड़ी रही। यकायक पर्दे के पीछे से कुछ उखड़ी उखड़ी सांसों की आवाज़ आई, फिर लक्ष्मी के बहके बहके अल्फाज और फिर सुल्ताना की लंबी सांस। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेचर ले आओ, और ये कहकर पर्दे के पीछे से निकलकर वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके पीछे रुमाल से आंखें पोंछती हुई सुल्ताना निकली। दूसरी बीमार औरतें तजस्सुस भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थीं। उसके निकलते ही रशीदा ने पूछा, क्यों? खत्म हो गई, भरे गले से सुल्ताना ने जवाब दिया। आखिरी वक्त क्या कहती थी? सुरती बोली। सिर्फ एक बार खन्ना साहब को याद किया और बस। और ये कहकर आंसू पोंछती हुई सुल्ताना जल्द जल्द स्ट्रेचर लेने के लिए चली गई। लक्ष्मी अपने खाविंद को खन्ना साहब कहकर पुकारा करती थी। वो लाहौर ही में मुलाजिम थे और हर 7वें दिन बाकायदा उसे देखने आते थे। कोई ऐसे खुश शक्ल तो न थे, मगर ऐसे भी नहीं कि बदसूरत कहे जा सकें। उनकी आंखों में कुछ ऐसी बात थी कि आदमी बेसाख्ता उनकी तरफ खिंच जाता था, और फिर इतनी बातें करते थे, इतने कहकहे लगाते थे कि जब वो आ जाते तो अस्पताल की इस खामोशी और साकिन फिज़ा में ज़िंदगी सी दौड़ जाती। फ़कत लक्ष्मी ही उनके आने का इंतज़ार करती हो, ये बात नहीं। इस खुले और कुशादा कमरे में लोहे की सख्त बेदर्द चारपाइयों पर लेटी हुई बुखार, हरारत, दवा, परहेज़ की बातें सुन सुनकर आजिज़ आई हुई दूसरी बीमार औरतें भी उनके आने की राह देखा करती। वो बातें चाहे अपने रिश्तेदारों से करती हों, लेकिन कान उनके इधर ही लगे रहते थे। और लक्ष्मी, वो तो ना जाने ये 7 दिन कैसे काटती थी। हंसती थी, दूसरों को हंसाती थी, लेकिन इस तमाम हंसी ठट्टे में अपने खाविंद का इंतज़ार जैसे उसके दिल के किसी नामालूम गोशे में छुपा रहता था। और कौन जानता है कि ये हंसी कहकहे अस्पताल में एक बार तुलू होकर फिर गुरूब ही न होने वाले दिनों का काटने का महज बहाना न थे। ये बात भी नहीं उसे अपने खाविंद से इतनी मोहब्बत इस मोहलिक बीमारी के दिनों में हुई। उसी दिन जब शादी के बाद 1 महीना गुजार कर वो अपने मैके वापस आई थी, तो उसकी सहेलियों ने जान लिया था कि बस्ती की आज़ाद फ़िज़ा में दिन रात खेलने वाली, गली मोहल्लों को अपने कहकहों से गुंजा देने वाली लक्ष्मी अब मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ी गई है। जब सहेलियां उसे चारों तरफ से घेर कर बैठ गई थीं, तो उसने फ़ख्र से कहा था, उनकी बात पूछती हो? वो तो मुझे पल भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। कितनी कितनी देर मेरी तरफ देखते रहते हैं और कहते हैं। फरते हया से उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था और फिर सहेलियों के इसरार पर उसने गुलाब बन बन कर कहा था, कहते हैं तुम तो स्वर्ग की देवी हो, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। सत्या की रश्क भरी आंखों ने तब देखा था कि उसकी ये बात अपने खाविंद से हर हिंदू औरत को जो मोहब्बत होती है, उसकी ही मजहर नहीं बल्कि इस हकीकत पर मबनी थी जिसकी तायद उसका रोआ रोआ कर रहा था। तब अपने खाविंद के बेइल्तफाती का ध्यान आ जाने पर एक सर्द आह उसके दिल की गहराइयों से निकल गई। सावित्री ने अपने हसद का इजहार एक दूसरे ही तरीक पर किया।
खिसियानी सी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ बहन, उन्हें मोहब्बत क्यों ना होगी। एक बार हाथ से गवा कर ही आदमी किसी चीज़ की कदर करना सीखता है। इस फिक्रे में जो तंज पिन्हा था उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर सादा लौह लक्ष्मी ने मसर्रत की रौ में सहेलियों को अपनी इस 1 महीने की इस दवाजी ज़िंदगी की 20वीं कहानी सुना डाली। किस तरह उसके शौहर उस पर जान छिड़कते हैं, उसे आंखों से ओझल करना पसंद नहीं करते, दफ्तर में न जाने कैसे वक्त गुजारते हैं। पहली बीवी, वो कहते हैं वो तो गंवार और बेवकूफ़ थी, तुम्हें पाकर तो मैंने ज़िंदगी की मसरतें पाली हैं। तारा ने तब हंसते हुए कहा, सास को ये सब कैसे भाता होगा, उनके दिल की मैं क्या जानूं। लक्ष्मी ने मसरत भरे लहजे में जवाब दिया, लेकिन मीठी तो वो ऐसी हैं जैसे मिश्री, बोलती हैं तो रस घोल देती हैं। मेरी तो आदत तुम जानती हो, सोते सोते दिन निकल आता है, मगर उन्होंने इसका कभी बुरा नहीं माना। वो खुद 4 बजे अल सुबह उठकर नहा धो पूजा पाठ कर घर का सब काम खत्म कर देती हैं। मैं कुछ करने की कोशिश भी करूं तो कहती हैं, तुम्हें तो करना है बहू, मैं कब तक बैठी रहूंगी। और उस दिन बस्ती में लक्ष्मी की रहम दिल और फ़र्ज नवाज सास और मोहब्बत करने वाले हसमुख खाविंद की कहानी घर घर फैल गई थी। और शादीशुदा लड़कियों ने दुआ की कि उनके खाविंद और सासें भी ऐसी ही बन जाएं, और कुंवारी लड़कियों ने दिल ही दिल में कहा, भगवान हमें भी ऐसा ही घर भर देना। रबड़ के पहियों वाला स्ट्रेचर चुपचाप मशरकी दरवाजे से दाखिल हुआ। गोविंद उसे ढकेल रहा था और मिस सुल्ताना खामोशी से उसके साथ चली आ रही थी। उसका हमेशा हंसने वाला चेहरा उतरा हुआ था, जैसे उसी के किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई हो। मौतें हस्पताल में हमेशा ही हुआ करती हैं, और हस्पताल के मुलाजिम इस दर्जा उनके खूगर हो जाते हैं कि वो अपने सब काम किसी किस्म के एहसास के बगैर किए जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी से सुल्ताना को मोहब्बत सी हो गई थी। सुल्ताना पर ही क्या, मौकूफ़ सबको उससे उन्स हो गया था। उसने अपनी इस दवाजी ज़िंदगी के कितने ही वाक़यात एक अजीब सादगी से बयान किए थे। अपनी सास के मुताल्लिक उसके दिल में जो बुलंद ख़यालात थे उन्हें हवा होते देर नहीं लगी। वही ज़बान जो पहले रस की धारें बहाती थी, बात को जहर भी उगलने लगी। खन्ना साहब तब मुलाजिम नहीं हुए थे, मगर घर की सियासत में वो माहिर थे। अपना काम चालाकी से निकालना जानते थे। माँ के सामने चुप रहते, लेकिन तन्हाई में कहते, लक्ष्मी इन सब कसूरों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और तब उसे सास की झिड़कियाँ, ताने, कोसने, गालियाँ बिल्कुल भूल जाती, और खाविंद से उसकी अकीदत कई गुना बढ़ जाती। वो साथ हैं तो फिर चाहे सारा जहान खिलाफ हो जाए, वो सबकी मुखालिफत खुशी खुशी झेल लेगी। जीना चाहते हुए भी सास को खुश करने के लिए उसने भगवती दुर्गा की पूजा सीखी और अपनी सहल अंगारी को छोड़कर मेहनत से काम करने की आदत भी डाली। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सास के तेवर न बदले। उसकी झिड़कियाँ, ताने, कोसने बदस्तूर जारी रहे, मगर लक्ष्मी ने सब कुछ हंस हंस कर सहना सीख लिया था। हाँ, एक बार जब जलता हुआ घी गिर जाने से उसके हाथ जल गए थे और अभी आराम भी न आने पाया था कि उसकी सास ने कपड़ों की भरी गठड़ी उसके सामने रख दी थी, तो उसकी हमेशा मुस्कुराने वाली आंखें भर आई थीं। कपड़े धोते धोते उसके छाले फूट गए थे। तब अंदर कमरे में जाकर वो खूब जी भर के रोई थी, और जब खन्ना साहब आए थे तो उसने कहा था, मुझे इस नरक से छुटकारा दिलाओ। माँ अगर धन वाली है तो क्या इसलिए कि ये नरक की अजियतें बर्दाश्त किए जाएं? तुम्हारे साथ तो मुझे सूखी रोटी पसंद है, मगर ये जुल्म तो अब नहीं सहा जाता। खन्ना साहब ने उसे तसल्ली दी थी और मुस्तकबिल के तसव्वुरात का ठंडा अफवाह उसके जलते हुए ज़ख्मों पर रख दिया था। उन्होंने क्या क्या कुछ न कहा था। जब वो मुलाजिम हो जाएंगे तो उसे अपने साथ लाहौर ले जाएंगे। माँ तो नवा शहर में ही रहेंगी, और वहाँ लाहौर में अनारकली, मॉल, लॉरेंस बाग, सिनेमा, तमाशे, नुमाइशें और उन्हीं मसरत बख्श तसव्वुरात में गुम होकर वो अपने छालों की टीस, अपने दिल का दर्द सब कुछ भूल गई थी। लेकिन संग दिल किस्मत, जब वो दिन आया और खन्ना साहब लाहौर ही में सिविल सेक्रेटरीट में मुलाजिम हो गए तो वो दिक जैसी बीमारी में मुब्तला हो गई। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्ट्रेचर पर्दे के पीछे पहुंचा, और कुछ लम्हे बाद सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ हड्डियों का एक ढांचा लेकर दोनों तरफ बिछी हुई चारपाइयों में से होता हुआ मगरबी दरवाजे से बाहर निकल गया। डॉक्टर साहब बरामदे में ही खड़े थे। वहीं से उन्होंने कहा, मुर्दा खाने में ले जाओ।
तब तक खन्ना साहब आ जाएंगे। लहना सिंह तो कब का गया हुआ है। पल भर के लिए बीमार औरतों के दिल धक धक करने लगे। लक्ष्मी का नहीफ व नातवां दिक से मुरझाया हुआ, मौत की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ मदकूक जिस्म सबकी आंखों के सामने फिर गया। दिक की इन सब मरीजाओं का भी तो आखिर यही हश्र होगा। मौत से भी ज़्यादा अंदोहनाक है अपने ही जैसी बीमारी से किसी को मरते देखना, और खुद तिल तिल करके मरना। बहुतों की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और बाज के तो आंसू बहने लगे। पर्दे के पीछे से निकलकर मिस बेटी गुसलखाने में हाथ साफ करने चली गई तो हमेशा दूसरों का दुख दर्द बटाने वाली रहम दिल सुल्ताना ने इस गमनाक माहौल को कुछ बदलने की कोशिश की। हमेशा यही होता था। जब कोई मरीज़ा इस भयानक बीमारी के हाथों नजात पाई थी और कमरे में मौत की उदास खामोशी छा जाती थी, तो मिस सुल्ताना अपने मीठे तसल्ली आमेज़ लहजे में अपनी दिलचस्प बातों और अपने हैरत अंगेज़ किस्सों से उस मौत की खामोशी को दूर करने की कोशिश किया करती थी। बरस डेढ़ बरस से लक्ष्मी भी इस काम में उसका हाथ बटाती आई थी, लेकिन आज वो खुद ही मौत की गहरी खामोशी में समा गई थी। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। टेम्परेचर लेने का वक्त हो गया था। दिल में उठते हुए आंसुओं के तूफान को ज़बरदस्ती रोककर दवा में पड़े हुए थर्मामीटर को हाथ में लिए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वो रशीदा की चारपाई के पास पहुंची। लेकिन आज बहुत कोशिशों के बावजूद वो लक्ष्मी की मौत को हंसी के पर्दे में न छुपा सकी। रशीदा ने कहा, मिस साहब, लक्ष्मी भी चली गई। थर्मामीटर को रशीदा की जवान के नीचे रखकर सुल्ताना ने एक लंबी सांस ली और नब्ज़ की रफ्तार देखने के लिए उसकी कलाई थाम ली। सुरती ने कहा, आखिरी वक्त तक अपने खाविंद का नाम उसकी ज़बान पर रहा। क्यों मिस साहब, खन्ना साहब भी उसे इतना ही प्यार करते होंगे? होंगे क्या, करते हैं। सुल्ताना ने रशीदा की कलाई को छोड़कर कहा, लक्ष्मी को मरना भी इसीलिए सहल हो गया। मैं तो सोचती हूँ मोहब्बत करने वाला खाविंद जिस खुशकिस्मत के पास है, मौत उसे कुछ तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती। बेहोश होने के कुछ देर पहले जब उसे मालूम हो गया कि उसका आखिरी वक्त बस अब नज़दीक ही है, तो मुझसे उसने कहा था, मिस साहिब, जाने वो क्यों नहीं आए। इस बार तो उन्हें आए 15 दिन हो गए। इस वक्त जी चाहता है काश वो मेरे पास होते। फिर खुद ही हंसकर बोली, मिस साहब, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। वो ना भी आए तो वो मुझसे दूर हैं क्या? मेरे दिल में तो हर वक्त उन्हीं की तस्वीर रहती है, और मैं ही उनसे क्या दूर हूँ। कई बार उन्होंने कहा है, लक्ष्मी तुम तो हर वक्त मेरे पास रहती हो। बारहा काम करते करते तुम्हारा ख्याल आ जाने से गलती हो जाती है। इसके बाद वो बेहोश हो गई थी। मरते दम भी जब उसे होश आया तो खाविंद का नाम ही उसके ज़बान पर था। ये कहते हुए भीगी आंखों को पोंछ घड़ी देखकर सुल्ताना ने थर्मामीटर रशीदा के मुंह से निकाल लिया और हरारत नोट करने के लिए चार्ट उठाया। सुरती ने पूछा, लेकिन मिस साहब, ये गहनों की बात क्या थी? जब भी खन्ना साहब आते थे उनका जिक्र जरूर छिड़ जाता था। जब से गहने ले गए बस एक बार ही तो फिर आए। थर्मामीटर को दवा में डालकर और दूसरा उठाकर सुरती को देते हुए उसने कहा, मैंने पूछा नहीं, लेकिन जब लक्ष्मी आई थी तो सब गहने साथ ही ले आई थी। उसकी सास नहीं चाहती थी कि वो एक भी गहना साथ ले जाए। आखिर अस्पताल में इतने गहनों का काम भी क्या है? बाजूबंद, चूड़ियाँ, माला, लॉकेट, कोई एक गहना हो तो गिनाऊं। ना जाने क्यों उसे गहनों से इतनी मोहब्बत थी। सास तो मरते दम तक ना ले जाने देती, लेकिन खन्ना साहब अपनी माँ को समझा बुझा कर ले आए थे। यहाँ मरीजों को गहने पहनने की इजाज़त नहीं। डॉक्टर साहब ने समझाया कि उन्हें साथ नहीं लाना चाहिए था। अब भी बेहतर है कि उन्हें खन्ना साहब के हवाले कर दो, लेकिन वो गहने अपने पास ही रखना चाहती थी। आखिर डॉक्टर साहब ने गहने एक लोहे के संदूकचे में बंद करके चाबी उसे दे दी और संदूकचे को अस्पताल के सेफ में रख दिया। उस चाबी को लहजा भर के लिए भी जुदा न करती थी। लेकिन जब बीमारी बढ़ गई और तन बदन का भी उसे होश न रहा, और जब एक दिन खन्ना साहब के कहने पर मैंने उसे जब समझाया कि गहने तुम्हारे ही नाम से बैंक में जमा कराए जा सकते हैं, तो उसने चाबी दे दी। यही एक बात लक्ष्मी में मुझे अजीब नज़र आई, लेकिन शायद उन्हीं के ज़रिए वो अपने आप को जिंदा समझती थी। उसी रात उसने मुझे बुलाकर कहा था, मिस साहब, अब मैं बहुत देर तक जिंदा नहीं रहूँगी। सुरती की ज़बान थर्मामीटर की वजह से दुखने लगी थी। आखिर उसने खुद ही उसे निकाल कर मिस सुल्ताना को दे दिया। चौंक कर सुल्ताना ने थर्मामीटर ले लिया और टेम्परेचर देखने लगी। सुरती ने कहा, ये तो ठीक है मिस साहब,
लेकिन गहने लेने के बाद खन्ना साहब ने हर हफ्ता आना क्यों छोड़ दिया? 2 हफ्ते गुजर गए उन्हें आए हुए। रशीदा बोली, बीमार ना हो गए हों, नहीं तो गर्मी सर्दी बारिश धूप उन्होंने किसी बात का कभी ख्याल नहीं किया। बाकायदा हर हफ्ते आते रहे। और मैं तो सोचती हूँ मिस साहब, लक्ष्मी की मौत की खबर सुनकर उनके दिल पर कैसी गुजरेगी। अपनी बीवी से किसी को ही ऐसी मोहब्बत होगी। तब शायद स्ट्रेचर मुर्दा खाने में पहुंचाकर गोविंद वापस आया और उसके पीछे डॉक्टर साहब भी आए। पर्दे के पास पहुंचकर गोविंद ने पूछा, कपड़ों को लपेट दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब उसके पास जाकर खड़े हो गए। बोले, अस्पताल की चादरों को डिसइंफेक्टर में डाल दो और बाकी का सामान पड़ा रहने दो। अभी शायद खन्ना साहब या उनका आदमी आ जाए। हाँ, गद्दे बाहर धूप में डाल दो। उसी लम्हे बरामदे के पास सीढ़ियों पर से साइकिल फेंक हांफता हुआ पसीने से तर लहना सिंह अंदर आया। डॉक्टर साहब ने आगे बढ़कर पूछा। लहना सिंह ने सर हिलाया। उसकी सांस फूल रही थी, जवाब न बन पड़ता था। जरा तल्खी से डॉक्टर साहब ने पूछा, मिले या नहीं? कहा नहीं तुमने कि लाश को आज शाम से पहले ले जाएं? थूक निगल कर लहना सिंह ने कहा, वो तो शादी करने अपने घर चले गए हैं। ठंड से टेम्परेचर का चार्ट मिस सुल्ताना के हाथ से फर्श पर गिर पड़ा और रशीदा ने जैसे घबरा कर चीखते हुए कहा, मिस साहेब, मिस साहेब। अभी आप सुन रहे थे उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी हुई कहानी ये मर्द। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।